स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS और हमारे साथ हैं अमित कुमार दीक्षित। यूपीएससी CSE 2024 रिजल्ट्स आर आउट और अमित कुमार ने रैंक ली है 627। ये उनका तीसरा अटेम्प्ट था। तो अमित कुमार आपको बताएंगे कि क्या उनका पूरा अनुभव रहा और क्या चैलेंजेस थे और अभी फ्यूचर का उनका क्या स्ट्रेटजी रहने वाला है। तो अमित, इस बार भी आप प्रीलिम्स दे रहे हैं? तो सर अभी मैंने सोचा नहीं है, मैं भी शायद स्किप करूंगा। ठीक है, अभी सोचा नहीं है, शायद ये स्किप करेंगे। शायद जी, मैं तो अमित बिल्कुल आपके बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। यस सर। कुछ सर स्टूडेंट मैं बताइए आप हाँ, कि मैं स्कूलिंग कैसी रही, कॉलेज में क्या किया, फिर कब से आपने सोचा कि हाँ मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, और जो आपने हासिल किया है ये बहुत आसान नहीं है, राइट? मेरिट लिस्ट में आने के लिए मतलब आखिरी मोमेंट पे ये रहता है कि बस उस PDF में सर्च करें तो बस नाम आ जाए, राइट? ये होता है और सर। उस नाम के बाद जो खुशी और जो रिलीफ होता है और जो कॉन्फिडेंस हासिल होता है, मतलब वो आगे की जिंदगी को काफी आसान बना देता है और एक नई पावर दे देता है। तो आई बिल्कुल होप वो सर। पावर तो आपको मिली होगी। यस सर, बिल्कुल सर। जी। सर मैं उत्तर प्रदेश रायबरेली का रहने वाला हूँ और मैंने क्लास 1 से क्लास 8 तक महाश्वती कॉन्वेंट एक स्कूल है जो मेरे घर का ही स्कूल है, मेरे अंकल का स्कूल है, हम्म। उसमें मैंने पढ़ाई करी। एंड मैं मतलब शुरू से ही मैथ्स में अच्छा था, मतलब पढ़ने में अच्छा था, क्योंकि अंकल ही मैनेजर थे उसके, तो हमेशा ध्यान रखते थे कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है बेटा मेरा, मतलब भतीजा लगता हूँ मैं उनका। तो फिर उसके बाद मैंने 9th से 12th जहाँ पे पढ़ाई करी, वहां पर मैं मतलब अच्छा बच्चा था। और मेरे टीचर से बोलते थे कि आपका मतलब SST बैकग्राउंड अच्छा है, मतलब सोशल स्टडीज में आप अच्छे हैं, मैथ्स में और मुझे लगता था कि मेरे मैथ्स अच्छी है, फिजिक्स अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी है सब। तो 9th से 12th मैंने वहाँ पढ़ाई करी। 10th में यूपी बोर्ड से सर 92.3% थे, जो उस समय काफी अच्छे थे। एंड 12th में मेरे 91.8% थे, जो काफी अच्छे थे मतलब। यूपी बोर्ड में आप कह रहे हैं कि 92.3%? 92.3 यूपी बोर्ड में सर, और उसमें का यूपी बोर्ड टफ होता था। अरे यूपी बोर्ड तो वाकई बहुत बड़ी मतलब सक्सेस है ये तो। और 12th में 91.8% थे, तो वो भी हम्म, काफी अच्छे थे यूपी बोर्ड में, मतलब हम्म, काफी सही थे। हम्म। फिर सर मेरे 12th के साथ ही मैंने जेई मेंस का एग्जाम दिया था 12th के साथ ही, और विदाउट एनी कोचिंग मेरा 12th का जेई मेंस का एग्जाम क्लियर हो गया था। और ये हम कौन से साल की बात कर रहे हैं? ये सर मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, 2014 की बात कर रहा हूँ। हम्म, हम्म, तो विदाउट एनी कोचिंग सर मेरा क्लियर हो गया था, क्योंकि 60% जेई मेंस के मार्क्स एड ऑन होते थे, 40% बोर्ड के मार्क्स। तो मेरी जेई मेन में ठीक ठाक रैंक आ गई थी, तो मुझे सर NIT जालंधर कॉलेज अलॉट हुआ था 12th के साथ ही, मतलब 12th क्लास करके निकला। फिर पहले मेरी ब्रांच वहाँ पे टेक्सटाइल थी, फिर वो अपग्रेड हुआ केमिकल हो गई। तो NITs वगैरह में सर रूल ये होता है कि अगर आप एक साल के परसेंटेज के बेसिस पे अगर आपकी रैंक अच्छी है, परसेंटेज अच्छे हैं, तो आप ब्रांच अपग्रेड करा सकते हो। हम्म, मैंने फर्स्ट ईयर में खूब पढ़ाई करी, केवल हम्म, ब्रांच अपग्रेड कराने के चक्कर में, और मैंने केमिकल से सिविल करा ली। हम्म, तो ये था। बट सिविल इंजीनियरिंग के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, मैंने करा ली थी कि ये था कि केमिकल से अच्छे में जाना है, तो सिविल इंजीनियरिंग मैंने करा ली थी। हम्म, उसके बाद सर मतलब फर्स्ट ईयर मैंने खूब पढ़ा, फिर सेकेंड ईयर से थोड़ा पढ़ाई से मेरा डिस्ट्रैक्शन हो गया, मतलब क्योंकि मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था, मेरे कॉलेज में बावरे थिएटर नाम का एक ग्रुप था। ओह तो मैंने ग्रेट। थिएटर ज्वाइन किया, फिर वहां पे मैंने एक्टिंग करी, डायरेक्टिंग करी, मतलब कॉलेज के जो बाकी के 2 साल हैं, मतलब सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपकी ब्रांच उसमें पढ़ाई जाती है, मैंने 2 साल प्योर एक्टिंग मतलब प्योर थिएटर किया है। हम्म, दिन भर रात भर बस वही चलता था। और हम लोगों ने कई सारे, जैसे IIT BHU में गए, MNIT जयपुर गए, IIT मंडी गए, IIT दिल्ली गए, IIT रोपड़ गए, मतलब यही चल रहा था, क्योंकि कॉलेज पैसा देती है, आपको पता ही है। एंड कॉलेज के पैसे पे हम लोग घूम रहे थे, बस ऐसा था। फिर जब थर्ड ईयर में ट्रेनिंग लगी सर, इंटर्नशिप, तो मैंने नोएडा में करी थी, सैम इंडिया में। तो मुझे पता चल गया था कि सिविल मेरे बस की नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग। तो कुछ ये लाइफ कब में कब पता लगा आपको? थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में? थर्ड ईयर ठीक। लास्ट में जब मैं ट्रेनिंग में गया, तो वही दिन भर धूप में खड़े रहना, फिर मुझे लगा कि ये मेरे बस का नहीं है। हम्म, तो मैंने सोचा चलो कुछ और ट्राई करते हैं। तो मेरे कुछ सीनियर्स पढ़ाने जाते थे कॉलेज के बाहर ही, कॉलेज के साथ ही। तो मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम क्या पढ़ा लोगे? तो मैंने कहा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा लूंगा मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कुछ भी। हम्म, तो बोले अभी अच्छा फिजिक्स की वैकेंसी खाली पढ़ा लोगे? मैंने कहा ठीक है पढ़ा लेंगे। तो मैं हम्म, फिजिक्स पढ़ाने लग गया कॉलेज के साथ ही, मतलब जैसे फाइनल ईयर में एंट्री किया मैं पढ़ाने लग गया, क्योंकि फाइनल ईयर में क्लासेस सर कम होती है। दिन में आपका मतलब दिन में क्लासेस आती है 8:30 से 12:30 1 के आसपास, बाकी शाम पूरा खाली रहता है, एक आधी लैब रहती है, तो एडजस्ट हो जाता है, कोई प्रॉक्सी लगा देता है। 7th सेम से ही आपने सेवन पढ़ाना सेम में स्टार्ट किया? पढ़ना स्टार्ट कर दिया सर। तो हाँ। 1 साल मैंने पूरा पढ़ाया, और
जब मैं मतलब मैंने पढ़ाया तो करीब 17 बच्चे फर्स्ट ईयर में मेरे कॉलेज में थे, मेरे पढ़ाए हुए अरे 70 स्टूडेंट एनआईटी जलंधर में ही। हम्म तो वहां से लगा कि हाँ मतलब ठीक है, मतलब सही पढ़ाया है, अच्छा पढ़ाया है, क्योंकि हम्म तभी जेईई में सिलेक्शन होता है, अदरवाइज ऑब्वियसली बात है कि हम्म नहीं हो पाता है। तो हम्म मुझे लगा कि ठीक है पढ़ा सकते हैं। तो मैंने कहा मतलब फिर मेरा ये हो गया कि पढ़ाना है, मतलब अब हम्म प्योर हो गया कि पढ़ाना है, क्योंकि थर्ड ईयर फाइनल ईयर में कंफ्यूज था कि थिएटर की तरफ चला जाऊं क्या या राइटिंग में चला जाऊं क्या। होता है आप थोड़ा सा अच्छा, डिस्ट्रैक्ट होते हो। नहीं मन में आ गया था कि सेकंड ईयर में लग रहा था कि एक्टर बनेंगे या राइटर हाँ, बनेंगे। मन में आया एनएसडी जाना है, एक्टिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, तो ऐसे करके। बट वही है कि सर किस्मत में कुछ और होता है, मिलता कुछ हाँ और है। हाँ फिर सर मैंने फाइनल ईयर पूरा पढ़ाया, फिर ये हुआ कि अब मेरा पढ़ाने में इंटरेस्ट आने लगा। उसका एक कारण भी था कि थिएटर करते थे तो हमेशा स्टेज पे रहते थे, हम्म तो वो एक आदत हो गई थी कि समझाने की, बताने की, कैसे करना है, क्या करना है, ये करके तो पढ़ाना अच्छा लगने लगा। तो फाइनल ईयर के बाद फिर मैंने मतलब पढ़ाना ही कंटिन्यू रखा। उसके बाद मैंने मतलब मेरा यूपीएससी की तरफ कोई दूर दूर तक कोई मतलब वो नहीं था कि यूपीएससी करना है। मतलब ये तो पता था कि यूपीएससी होती है, बट मतलब ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं था। मेरे काफी सारे दोस्त जो है, मतलब मैं 18 पास आउट हूँ, तो काफी सारे दोस्त दिल्ली चले गए थे यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, मतलब उसी समय। बट मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक दो बार मैं बीच में दिल्ली घूमने भी आया, तो मैंने कहा ये कैसे तैयारी कर लेते हैं बिना मतलब इतना, कैसे मतलब फ्रस्ट्रेट नहीं होते, इरिटेट नहीं होते, दिन भर पढ़ते 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 ऐसे करके। फिर सर मैंने 2019 में पढ़ाया, एक राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट है उसमें पढ़ाया 1 साल। फिर 1 साल वहीं पर लोकल एक कोचिंग में और पढ़ाया। फिर मैं सर 1 साल जयपुर पढ़ाया हूँ, और प्रताप नगर करके जगह है, एरीज कोचिंग का नाम है, जयपुर पढ़ाया हूँ। फिर जब कोरोना आया सर, तो कोरोना में ये लगा कि अब कुछ नया करते, क्योंकि इतना समय होता था। आप भी कोचिंग सर कोचिंग से रिलेटेड है, तो जनरली क्या होता है ऑनलाइन में, जैसे एक क्लास में सारी मर्ज कर दी 11, एक क्लास में सारी 12 मर्ज कर दी, एक क्लास में ड्रॉपर मर्ज कर दी, तो 3 क्लासेस होके आप फ्री हो गए ऑनलाइन में। दिन भर अब करे तो क्या करे। तो मैंने सर करीब 6 से 7 महीने केवल तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है कोरोना काल में। ओह कुछ नहीं कुछ नहीं किया मैंने कि भी ठीक है, मतलब ये था कि अपना कोचिंग में एडजस्ट था। पर हाँ हम लोग का ये था कि कोचिंग डालनी है, हम लोग 3-4 लोग साथ में थे पढ़ाने वाले, एनआईटी हाँ जलंधर के थे, तो हम हाँ लोगों ने हमेशा साथ ही पढ़ाया है। तो मेरा ये था कि कोचिंग डालनी है अपनी, जेई और नीट की कोचिंग डालनी है, पहले से तक डालनी है। हाँ हाँ हाँ, कोरोना काल जब बीता, तो जुलाई अगस्त के आसपास, जुलाई अगस्त 2021 की बात है, तो लगा कि कुछ थोड़ा सा और ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा पुश मिला, घर वालों की तरफ से पुश मिला कि कुछ और ट्राई करो, और भी बाकी लोग जो आपके आसपास होते हैं, थोड़ा पुश मिला कि कुछ और ट्राई करो। फिर लगा कि अब क्या ट्राई करें, तो फिर लगा कि पीसीएस देखें क्या। तो पीसीएस की तरफ उतना रुझान नहीं था कि ठीक है, तो मैंने लगा यूपीएससी देखते हैं थोड़ा सा। हम्म फिर हल्का फुल्का मैंने कोर्स वगैरह देखना स्टार्ट किए। फिर स्टडी आई क्योंकि काफी सारे लेक्चर्स होते थे, तो उनको देखना स्टार्ट किया, मतलब हम्म कि चलो ठीक है कुछ समझ में आ रहा है। थोड़ा थोड़ा हाँ, प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात हो रही, तो अच्छा लग रहा था। कुछ इकोनॉमी की बात होती है कि रेपो रेट क्या है, तो थोड़ा अच्छा लगता है स्टार्टिंग में कि हाँ कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। हाँ तो वहां से सर मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया। भाई 4 अगस्त 2021 से मैंने स्टार्ट करी यूपीएससी प्रिपरेशन, आज भी डेट मुझे याद है। हम्म तो वहां से सर स्टार्ट किया मैंने, और सर ये था कि पहला अटेम्प्ट है, तो कुछ पता नहीं, अभी मुझे सब कुछ नहीं पता है, मुझे ये भी नहीं पता सब्जेक्ट कितने होते हैं। हम्म बस कुछ कुछ पता है कि हाँ पॉलिटी होती है, इकोनॉमी होती है, ज्योग्राफी होती है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके सर स्टार्ट किया। कुछ टेलीग्राम मैंने, टेलीग्राम के लेक्चर देखे, यूट्यूब में लेक्चर देखे, है ना। और उस समय जैसे स्टडी आईक्यू होती थी और एक दो कोचिंग और थी, उसमें ज्यादा नहीं था उस समय 2021 के आसपास। तो देखना मैंने स्टार्ट किया। फिर सर मैंने 2022 का अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट दिया, तो पता था कि नहीं होगा, बस मैंने भर दिया था कि चलो ट्राई कर लेते, देख लेते एक बार, थोड़ा पुश मिलता है आपको। तो वही मेरे सर 47-48 मार्क्स थे जीएस 1 में, हम्म और सीसेट में भी ऐसे 55-56 थे। हम्म तो सीसेट का ज्यादा दुख हुआ था, बीइंग अ फिजिक्स फैकल्टी, बीइंग अ मैथमेटिकल बैकग्राउंड, आप सीसेट नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे लगा जब मैं सीसेट नहीं कर पा रहा हूँ तो जीएस तो छोड़ ही दो। फिर लेकिन ऐसा हुआ कि चलो ठीक है करते हैं, देखते हैं। फिर मैंने सर 2022 में थोड़ा जॉब छोड़ी कुछ टाइम तक, एंड फिर मैंने मतलब होता नहीं प्रॉपर एक प्रिपरेशन की, हम्म भाई हाँ बुक्स मंगाई सारी, हम्म उनको पढ़ा जितना हो सकता था मेरे से, कुछ ऑनलाइन मैंने लेक्चर्स देखे, हम्म एचडीआई की मदद से, जैसे कुछ कुछ लेक्चर्स पढ़े हैं, तो वहां से मैंने समझने का प्रयास किया कि ऐसे से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से सर मैंने देखा, और भी काफी सारी कोचिंग के मैंने मटेरियल देखे। हम्म तो ये लगा कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ा करते हैं, एफर्ट मारते हैं। और सर मेरा ऑप्शनल फिजिक्स ही है, हम्म तो फिजिक्स के लिए मैंने ऑनलाइन कोचिंग ले ली थी, हम्म फिजिक्स की कोचिंग से। तो वो मैंने फिजिक्स ऑप्शनल के लिए कोचिंग ली है, मतलब केवल ऑप्शनल के लिए। हम्म तो वो मैं धीरे धीरे वहां से कर रहा था, तो 6-7 महीने में मैंने उसको कंप्लीट कर लिया था। तो और मेरा फिजिक्स पढ़ाने का था, तो फिजिक्स में मुझे बहुत दिक्कत नहीं होती थी कि
खुद से मैं समझ लेता था, तो मैंने 2x की स्पीड से ही लेक्चर्स को सारे देखे जहां से मैंने कोचिंग ली थी ऑप्शनल की। फिर सर ये हुआ कि चलो ठीक है, 2023 का अटेम्प्ट बिल्कुल सीरियसली देना है, तो मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, मतलब सीरियस एस्पिरेंट की तरह कि हाँ देना है। अभी तक ये था कि ठीक है करके देखते हैं, हो रहा है नहीं हो रहा है, चलो देख लेंगे, ट्राई मारते हैं था। लेकिन 2023 में मैंने सीरियस बिल्कुल तैयारी करके दिया। जीएस में कट ऑफ सर क्वालिफाई हो गई, सीसेट में फिर नहीं हुआ मेरा। सीसेट में सर मेरे 64.2 थे, तो एक बहुत बड़ा झटका लगा कि यार आप सीसेट ही नहीं निकाल पा रहे हो। तो अच्छा, उसका एक कारण भी था कि हम लोग क्या होते हैं सर, एक्चुअली यूपीएससी क्या है, उस यूपीएससी में जो भी सब्जेक्ट है आप उसको रेस्पेक्ट करिए, सीधी सी बात ये है। जैसे हम लोग कभी कभी लैंग्वेज को वो कर देते हैं कि ठीक है लैंग्वेज ये कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो वैसे सीसेट हम लोग जैसे आईटी एनआईटी के होते हैं तो हमें लगता है सीसेट तो क्या है, तो हो ही जाएगा, इतना मैथ्स पढ़ा है, जेई पढ़ा रहा है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी भूल होती है हम लोगों की। और मेरी सबसे बड़ी भूल यही थी, सीसेट मैंने थोड़ा बहुत देख लिया था, एक दो पेपर दे लिए थे, मुझे लगा कि ये तो हो जाएगा, इसमें क्या ही है। और 2023 का बाउंसर भी था, सबको पता है थोड़ा। तो वहां पर मेरा मतलब वो हो गया, तो फिर नहीं हुआ। फिर मैं चला गया सर शिमला पढ़ाने के लिए। थोड़ा मेंटली फ्रस्ट्रेट हो गया कि हाँ क्या ही चल रहा है, तो मुझे लगा थोड़ा पहाड़ों में चलते हैं हल्का फुल्का। फिर सर मैं शिमला चला गया पढ़ाने के लिए, संजौली चौक पे कोचिंग है, तो मैं वहां पढ़ा रहा था। फिर मैंने शिमला में प्रिपरेशन जारी रखी, स्टार्ट करके रखा। फिर अब ये था कि 2024 का अटेम्प्ट थोड़ा और सीरियसली देना है, सीसेट भी अच्छे से करना है, और जहाँ कमी रह गई है वो करते हैं। तो मैं पढ़ाने के साथ दिन भर पढ़ाना होता था, तो वही जो 4-5 घंटे 3 घंटे मिलते हैं। और शिमला में सर ठंड काफी होती है, तो आप बहुत नहीं पढ़ सकते हो कि रात को 12-1 बजे तक पढ़ सकते हो, क्योंकि ठंड स्टार्ट होती है तो तबियत खराब हो जाएगी। तो ऐसा था, तो 11-11:30 तक मेरा होता था। लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन कर रखी थी, तो वहाँ मैं पढ़ता था। फिर ये था कि करना है, ट्राई करना है। मतलब मेरा सर हमेशा ये रहा कि ठीक है निकालना एक अलग बात होगी, अपनी तरफ से 100% देना है। जब भी मैं सर क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, जितनी आपके अंदर नन्ही सी जाने सारी लगा दीजिए, हो गया अच्छी बात है, तो कोई बात नहीं, आप सीखोगे, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। फिर सर 24 वाला अटेम्प्ट में मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अब तक काफी सारी चीजें पता भी चल चुकी थी, कैसे करना होता है, नहीं करना होता है। और थोड़ा सा आपको पहले तो यूपीएससी में क्या हम्बल बनना पड़ेगा आपको, ओवर नहीं होना है आपको कि कुछ भी है क्या ये तो कर लेंगे, ये तो हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, नहीं ऐसे होगा, इस तरीके से होगा। मतलब आपको हम्बलनेस रखना पड़ेगा, रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी यूपीएससी के हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को, हर पॉइंट को। फिर सर 2024 वाला मैंने अटेम्प्ट प्रीलिम्स शिमला से ही दिया था, जॉब के साथ ही। मतलब ऐसा था कि कल मेरा पेपर है, आज ही मैं पढ़ाने गया हूँ। ऐसा 16 जून का एग्जाम था, मैं 15 जून तक पढ़ाया हूँ। लेकिन ये था कि हाँ ठीक है, तैयारी थी, लग रहा था चीजें बन जाएंगी, क्योंकि आपकी जब आप टेस्ट पेपर्स देते हो तो नंबर से पता चल जाता है कि क्या क्या हो रहा है। तो मेरे ठीक ठाक नंबर आ रहे थे, तो लग रहा था कि चीजें बन सकते हैं। तो मैंने एग्जाम दिया, फिर लगा कि हाँ हो सकता है, हो जाएगा। फिर इस बार मैंने सीसेट में, मैं पहले कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, इस बार मैंने काफी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कि ठीक है थोड़ा एज मिल जाएगा हल्का फुल्का। फिर मैं पेपर में आया तो मुझे लगा कि हाँ हो जाएगा। तो मैंने कहा शिमला में रह के मेंस की तैयारी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि मेरी आंसर राइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी कोई, क्योंकि बहुत आंसर राइटिंग मैंने करी नहीं। तो फिर मैं दिल्ली आ गया सर, वही 23-24 जून के आसपास। फिर 1 जुलाई जब रिजल्ट आया, उसके बाद फिर मैंने पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि ये था कि ऑप्शनल भी अच्छे से आंसर राइटिंग करनी है, फिर इसके जीएस के टेस्ट पेपर लगाने हैं। लेकिन सर मेरी सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरा आज तक कभी पेपर छूटा नहीं है, डे 1 से। मैंने पहला टेस्ट भी लिखा है तो 20 के 20 क्वेश्चन पूरे लिखे। कंटेंट भले ठीक है, कंटेंट हो सकता है कम हो, ज्यादा हो, एवरेज हो, बट पेपर सर मेरा कंप्लीट करना, मतलब ये था कि पेपर छूटना नहीं चाहिए। ये अभी से नहीं था, ये क्लास 9-10 तब से ही था। नहीं आता कोई बात नहीं, उसके आसपास कुछ भी आता है तो लिखना है अल्टीमेटली। 1 नंबर तो मिलेगा, आधा तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। तो ये था कि हाँ पेपर तो कंप्लीट करना है। और दूसरा सर ये भी होता है, नंबर भले ना मिले लेकिन एक मेंटली सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ मैंने एटलीस्ट लिखा है। नंबर की तो बात की बात। तो सर मैंने मतलब मेंस का वही आंसर राइटिंग रखना स्टार्ट किया। कंटेंट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मेरे पास नहीं था सर, लेकिन ये था कि धीरे धीरे टेस्ट पेपर लिखते लिखते, चीजें करते करते, और इधर उधर से थोड़ा लेक्चर वगैरह देख करके, बहुत सारी चीजें और करके आप एडिशन करते जाते हो। तो फिर सर मैंने मेंस दिया, और मुझे लग रहा था कि हाँ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा सर मेरी आदत है कि मैं कभी मिलाता नहीं हूँ आके कि आया मिलाया कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो ठीक है कर दिया, अब ठीक है देखा जाएगा, बाद में देखेंगे जो होगा नहीं होगा, जैसा भी होगा। क्योंकि सर मैंने देखा है ना, जितना कूल माइंड होकर अगर हम काम करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होता है, rather देन अगर प्रेशराइज होकर करोगे तो फिर कि जीएस का पेपर हुआ, अब आए आप बाहर निकले सेंटर के, कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, ये गलत आ गया, वो आ गया, ऐसा बाउंसर आ गया, वैसा बाउंसर आ गया, तो वो जीएस 2 खराब हो जाएगा उस चक्कर में। तो हो गया ठीक है, अब अगला देखते हैं, हो गया ठीक है, अब अगला देखते हैं। तो जीएस 4 देते देते तो हालत खराब हो गई थी। ऐसा हो गया था कि क्यों इस चक्कर में पड़े, उधर कोचिंग फील्ड में सेट है, ठीक ठाक कमा रहे हैं, सब कुछ सेट है, नॉलेज भी हो गई है, फीडबैक भी बहुत अच्छा है, तो क्यों इसमें घुस रहे हैं, ऐसा था माइंड में।
बट ये था कि चलो ठीक है, अब यहाँ तक आ गए हैं तो पेपर तो देने ही है सारे। फिजिक्स ऑप्शनल सिर्फ 5 दिन बाद होता है, तो उस समय तक ये लग गया था कि दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट, इसके बाद अब नहीं देना है। हो गया, आप उस स्टेज पे आ जाते हो। अब उस बिल्कुल। स्टेज में समझ सकते हैं कि लगता है कि ठीक है, क्यों अब 26-27 ईयर की उम्र हो गई, अब क्यों यहाँ कर रहे हैं, ठीक है आधी उम्र चली, मतलब ऐसा मन में थॉट आते हैं, फिलोसफिकल थॉट, आपको भी पता है सर। हम्म। फिर सर मतलब दिया, फिर उसके बाद मुझे लगा कि हाँ चीजें हो सकता है बन सकती है, बट मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि रैंक आ सकती है। मुझे ये था कि हाँ हो सकता है मेरा मीन्स क्वालिफाई हो जाए, मे भी शायद। बट फिर सर मेरा हो गया, मतलब मेंस हो गया, फिर मैं आ गया उस्मानाबाद, मैंने जो बताया लातूर के बगल में, यहाँ पर टीचिंग ऑनलाइन मैंने देखा लिंक्डइन के थ्रू, तो यहाँ पर मैं आ गया टीचिंग के लिए। फिर 9 दिसंबर को रिजल्ट आता है, तो फिर मैंने अपने सर से बात करी कि सर मेरा ऐसे करके हो गया है, तो खुशी तो होती है, सबको होती है सर। घर में बात करी, तो फिर मेरे लिए था कि अभी टीचिंग को मैं कंटिन्यू रखूं या फिर इंटरव्यू के लिए मैं दिल्ली आऊं। तो फिर ये डिस्कशन हुआ 3-4 दिन के अंदर कि नहीं, 1 महीने 1.5 महीने की बात है, आप दिल्ली चले जाओ, और फिर मतलब टीचिंग वगैरह ठीक है संभाल लेंगे, बच्चे अच्छे कोई और टीचर पढ़ा देगा, ऐसे करके। तो एक 8 चीज चलते हैं। फिर मैं आया, फिर मेरी मुलाकात रवि सर से हुई इंटरव्यू के दौरान। तो रवि सर ने मुझे मतलब काफी अच्छे से गाइड किया कि ऐसे ऐसे है, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था। नॉलेज वाइज बहुत नॉलेज भी सर मुझे नहीं है, कि मतलब क्योंकि उसका एक कारण ये नॉलेज इससे नहीं, बहुत ज्यादा फोकस होकर नहीं पढ़ पाया सर कभी। क्योंकि आप कोचिंग पढ़ा रहे हो, आपको दिन में फिजिक्स पढ़ानी है, बच्चों के डाउट्स होते हैं, फिर बच्चों का नीट का एग्जाम आता है, कभी जेई मेंस एग्जाम आ रहा है, कभी बोर्ड से एग्जाम आ रहे हैं, तो फिर अपने आप को बहुत ज्यादा नहीं, तो बोलते हैं ना कि टाइम आपने, नहीं दे पाते। हाँ टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि टाइम तो मांगती है कि आप इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़िए, आप सही बात। योजना मैनेजमेंट भी पढ़िए, आप न्यूज़पेपर भी पढ़िए। न्यूज़पेपर सर मेरा ऐसा था कि मैं कभी कंटिन्यू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाया, कभी एक दिन पढ़ा फिर 4 दिन नहीं पढ़ा, इस तरीके से। हाँ मैंने एडिटोरियल एनालिसिस डेली देखी है ना, इस तरीके से वो मैं देख लेता था। फिर उसके बाद सर फिर रवि सर से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने समझाया अच्छे से कि भाई ऐसे ऐसे करना है सर, ये है, और जितना आप बहुत नहीं, आपकी नॉलेज वहाँ टेस्ट होने वाली नहीं है, बस आपको ये देखेंगे कि आप कैसे, क्या आपका थॉट प्रोसेस क्या है, जो आपने अभी तक किया है उसमें आपने कितना अच्छे से काम किया है। और वो मुझे हेल्प किया, क्योंकि मेरा सर जो इंटरव्यू था वो ऐसा था, मतलब रवि सर ने मुझे एक बात बोली थी कि देखो तुम जो बोलोगे वहीं से क्वेश्चन पुट होगा। और सर मेरा इंटरव्यू ऐसा था, मैं जो बोल रहा था, क्योंकि मैं एक विलेज बैकग्राउंड से आता हूँ, और तो मैं मतलब ऐसे, मतलब सर मेरा काफी सारा इंटरव्यू उसी में हुआ है कि ग्राम प्रधान कैसे क्या काम करता है, विलेज में आप ये प्रॉब्लम है कैसे करोगे। और जो अनिल स्वरूप सर के लेक्चर्स पढ़े हैं इंटरव्यू के लिए, जैसे उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन पे 12 मिनट का उनका एक लेक्चर है, मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा गया जो उन्होंने समझा रखा था कि ऐसे ऐसे बताना है। उनकी एक थीम है ना कि पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल, सोशली डिजायरेबल, इन्वायरमेंटली फिजिबल, टेक्नोलॉजिकली। तो डिट्टो सेम लाइन मैंने वहां, डिट्टो सेम लाइन वहां बोली है, और वहां बोला गया कि हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मतलब सुमन शर्मा मैम बोल रही वेरी गुड बेटा। तो मतलब वो हेल्प अच्छा किया, और मैं भी शायद इंटरव्यू में मेरे को ठीक ठाक मार्क्स मिल गए शायद, क्योंकि मतलब वो चीज अच्छी हेल्प करी। स्वच्छ भारत मिशन में मेरे से पूछा गया, विलेज से पूछा गया, फिर इस तरीके से बातें, से मैं ह्यूमैनिटीज की बात कर रहा था बार बार कि नहीं हमें लोगों के इमोशन को समझना होगा, और उनकी जो डिमांड्स हैं, जायज डिमांड है तो हमें देनी न, अगर उनकी डिमांड जायज नहीं है तो फिर हमको किसी और तरीके से हम उनको समझा करके बुझा करके, मतलब एक वे ऑफ कम्युनिकेशन करके, यानी कि थोप करके नहीं, जबरदस्ती नहीं, एक वे ऑफ कम्युनिकेट करके। तो वो चीजें मुझे हेल्प करी, और मैं रवि सर से लगातार हर चौथे दिन 5वें दिन ऐसे करके मिलता भी था, और सर ने काफी अच्छे से गाइड किया। फिर मैंने स्टडी आई का जब मॉक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें भी ऑब्वियसली बात कमियां होती है सर, तो रवि सर ने मुझे समझाया कि अच्छा ऐसे ऐसे इसको इसको ऐसे, मतलब हर क्वेश्चन पे उन्होंने मेरे को समझाया कैसे यूपी को बाइफरकेट करना कि चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसका आंसर क्या बेटर आंसर हो सकता है, आपने क्या बोला और इससे बेटर क्या हो सकता है। तो इस तरीके से एक सर इंटरव्यू का माइंडसेट चेक किया सर ने, तो वो मुझे काफी हेल्पफुल मिला। और स्टडी आईगो का सर जो इंटरव्यू का जो क्वेश्चंस बना के दिए थे, तो वो मुझे काफी हेल्प किए, उसके आपका मैंने जो ग्रुप आंसर। बनाया गया था। हाँ, तो वो मुझे सर काफी हेल्प किए, मतलब मैंने उनके, हाँ पर ग्रुप पे मैं आ रहा हूँ सर, अभी मैं क्वेश्चन की भी बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो बनाए गए सर, तो उसमें क्या हुआ ना कि मतलब वैसे ही क्वेश्चन मुझे वहां देखने को मिले, कोई बहुत सबसे अच्छी बात ये थी कि रवि सर ने मुझे बोला था कि भाई तुम जो बोलोगे अगला क्वेश्चन वहीं से पुट होगा, सीधी सी बात, तो जो बोल रहे हो उससे संभल के बोलो, जहां पे तुम खेल सकते हो वहां खेलो, ऐसा था मतलब। फिर वो हुआ, फिर मुझे क्वेश्चंस मिले, क्वेश्चन भी मैंने काफी अच्छे से वर्क किया। उसके बाद जो ग्रुप बनाया गया था, तो उस ग्रुप में मैंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, हमारा ग्रुप था 4-5 लोगों का ग्रुप था, तो हमने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। हम लोग डेली 2-3 टॉपिक लेकर आते थे, 2-3 टॉपिक मैं लेके आता था, 2-3 टॉपिक और कोई लेके आता था, 2-3 टॉपिक और, तो अच्छा डिस्कशन हो जाता था।
और स्टडी आईक्यू ने ये भी प्रोवाइड कराया था कि टॉपिक वाइज, जैसे करंट अफेयर वाइज, जैसे सोसाइटी के अलग क्वेश्चन, पॉलिटी के अलग क्वेश्चन, तो हम लोग उसको डिस्कस करते थे सर। कि जैसे आज पॉलिटी डिस्कस करते हैं, 3-4 दिन अब पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं, 3-4 दिन सोसाइटी डिस्कस कर रहे हैं, 3-4 दिन, मतलब इस तरीके से। तो वहां से क्या होता है, आपको नॉलेज नहीं गेन करनी है, वहां से बोलना कैसे है, कितना बोलना है, कहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, या जब आप बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं, वे ऑफ टॉकिंग आपकी क्या है। तो इस तरह की चीजें सीखने को मतलब, देखिए अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अकेले सीखने को नहीं मिलेगा, आपको अगर सीखना है तो आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। वो वहां से सीखने को मिला। और अनिल स्वरूप सर ने जो भी बोला, इंटरव्यू तो उनकी गाइडेंस में था, मैं इंटरव्यू की गाइडेंस में था, तो मतलब वो जो बोलते थे कि ठीक है भाई आपकी नॉलेज टेस्ट वहां नहीं हो रही, सर ने सीधा सीधा बोला था कि भाई नॉलेज टेस्ट आपकी नहीं हो रही है, बस आपको बस सीधी सी बात है, बोलना है, अच्छा बोलना है, टॉकिंग अच्छी रखनी है, और अगर नहीं आता है तो आप आई डोंट नो बोल सकते हो। तो मैंने 10-11 पॉइंट्स बना रखे थे, अनिल सर ने जो बोले थे, और उनको मैं डेली देखता था एक बार, वो 11 पॉइंट मेरे पास अभी लिखे भी होंगे, मैंने अपने ग्रुप में शेयर भी किया था कि 10-11 पॉइंट है सर के हैं, इसको ढंग से आप समझ लीजिए। और मेरा 4 फरवरी को इंटरव्यू हो गया था, तो वो मतलब जल्दी ही हो गया एक तरीके से। तो मुझसे जिसने पूछा कि भाई क्या करे क्या ना करे, तो मैंने कहा कुछ मत करो, एक बार जाके अनिल स्वरूप सर का आप लेक्चर देख लो जाके, बस वो सारा समझ में आ जाएगा क्या करने का नहीं। तो उसके अलावा आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, हम लोग हैं डरते हैं तो और जगह मौक देते हैं, वो तो एक प्रोसेस है, करना ही पड़ता है, बट आपको बहुत भागने की जरूरत नहीं है सर। जैसे मैंने यूपीएससी में देखा है, जैसे मैं था तो मैंने डाइवर्स सोर्स नहीं रखे, मैंने एक लिमिटेड सोर्स किया। अब मैं उस पर एड ऑन करता था, जैसे मान लीजिए मैंने किसी कोचिंग मटेरियल के पॉलिटी कर ली, सपोज है इकोनॉमी कर ली मैंने किसी नोट से, और उसके बाद से मान लो मुझे कुछ, मैं कोई यूट्यूब लेक्चर देख रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छी बात मिली, मैंने उसमें एड ऑन कर लिया। इस तरीके से सर मेरे पास जीएस 1 के करीब 32 से 35 पेजेस है, जीएस 2 के भी ऐसे, 3 के भी ऐसे, 4 के भी ऐसे, और फिजिक्स ऑप्शनल के करीब 60 to 70 पेजेस है। उसको मैंने सर कम से कम 10 बार पढ़ा होगा। शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए, उसी को आप बार बार पढ़ते रहे। शॉर्ट नोट, क्योंकि वो सर लास्ट में बहुत हेल्प हुए मुझे। जैसे मैं 15 सितंबर है, 20 सितंबर से आपका एग्जाम है, 15 सितंबर आया, अब मैं 15 सितंबर को जीएस 1 जीएस 2 दोनों रिवाइज कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं। जो भी मैंने टेस्ट पेपर्स लिखे थे सर, तो उसमें जो अच्छी अच्छी बातें थी उसको मैंने नोट डाउन कर लिया। और मेंस के टाइम में वैल्यू एडेड मटेरियल करके भी आता है, सब कोचिंग आता है, अपना अपना निकालती है, तो वहां से जैसे जिसका अच्छा लग रहा है आपको, वहां से कुछ अच्छे पॉइंट मिले, मतलब आपके पास एक बेस है, अब उस बेस को आप जितना और अच्छे से मजबूत करते जाइए। फिर आप टॉपर्स कॉपी देखिए, टॉपर्स कॉपी में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है, जैसे एथिक्स में या जीएस 1 में, जीएस 2 में अच्छे अच्छे कोट्स लिखे होते हैं, वो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कुल मिला के आप 40-40 पेज ऐसे बना लीजिए कि लास्ट के जो मतलब लास्ट के जो 3-4 दिन है उसमें आप 2-3 बार उसको रिवाइज कर लो। रिवाइज मतलब सारा आपको याद नहीं करना है, आपको पन्ने पलटने का, चाहिए ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे ये आएगा तो मैं लिखूंगा। तो सर मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब सर मैंने जो नोट्स बनाए थे सर 40-40 पेज के, 35-35 पेज अप्रोक्सीमेटली, तो लगभग मैंने देखा सर मुझे 20 में से 16-17 क्वेश्चन में, तो मतलब 15 to 17 क्वेश्चन ऑब्वियसली सेम तो नहीं मिलेंगे, लेकिन वैसे ही उन्हीं बातों से रिलेट करके मिल जा रहे थे। हाँ, उसमें मैंने पीआईक्यू भी एड ऑन कर लिए थे कि 4-5 पेज के पीआईक्यू मैंने सारे जो मेन मेन बातें थी, तो पीआईक्यू की अपनी एक थीम होती है, और एक थीम पे लगातार क्वेश्चन आते हैं, 3-4 बार सेम क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने एक थीम पकड़ी, उस थीम पे जितनी बातें मेन मेन मोटी मोटी बातें वो लिख ली। देखिए अगर आपको कंटेंट है तो लिखना तो आ ही जाएगा, लिख तो आप लोग, इतना तो मेच्योर हम लोग हो ही चुके हैं कि लिख तो हम लोग लेंगे, लेकिन कंटेंट तो पता हो ना, यहाँ अकॉर्डिंग टू ये डेटा, अकॉर्डिंग टू ये इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है, या फिर जैसे एक बार एक टेररिज्म की एक डेफिनेशन करके आई थी, तो मैंने ये अपना जो नया आया है बीएनएस करके, इसके हिसाब से लिख दिया था, कि मैंने कहीं से नोट किया था, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो वहां से मैंने लिख दिया, मतलब अच्छी अच्छी बातें मेरे पास लिखी थी, ताकि, क्योंकि एवरेज बातें तो आप सब लिखोगे, लेकिन एक दो बात अगर अच्छी बात होगी तो वही आधा नंबर बढ़ा देगी आपका। तो इस तरीके से सर मतलब ये पूरी जर्नी थी, और बाकी यही था सर, मतलब पूरा इस तरीके से था। बाकी और बहुत सारी बातें, लेकिन अभी कम टाइम में इतना बयान नहीं कर सकते। आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि अमित से एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, और अमित ने पूरी जर्नी अपनी बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर वे में बता दी। अमित जो है खुद फैकल्टी हैं, फिज़िक्स पढ़ाते हैं नीट जेई वालों को, और हम टीचर्स को आदत हो जाती है समझाने की, हमें मौका चाहिए होता है, हम पढ़ाने लगते हैं तो अमित ने एक ही बार में कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैं शायद पूछता, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अमित ने खुद ही एक लैब में बड़ी सीक्वेंस में सब कुछ आपको समझा दिया। तो इट्स लाइक कि मतलब पूरा जो इंटरेक्शन है वो अमित ने कर। 3.5 साल की जर्नी है मेरी पूरी, 3.5 साल के करीब करीब। 4 अगस्त 2021 से स्टार्ट करा था सर मैंने। हाँ हाँ,
लेकिन 3.5 साल की जर्नी, अल्टीमेटली यू आर इन मेरिट लिस्ट। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? कहाँ थे आप जिस समय रिजल्ट पता लगा आपको? आपने चेक किया, किसी और ने किया? यस सर। सर मेरी क्लासेस थी, मतलब दिन में 6 क्लासेस होती मेरी 6 घंटे की। तो 12 से 1 मैंने क्लास ली। तो मैंने बच्चों को बता रखा था कि आज हो सकता है मेरा रिजल्ट आएगा, तो बच्चे भी वेट कर रहे थे। तो जब मैं क्लास ले रहा था, मैं रोटेशन मैकेनिक्स, आपने सुना होगा, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रहा था 12th जेई क्लास में। तो बच्चे बोले कि सर आप पढ़ाइए बस, सर रिजल्ट देखिए। मैंने कहा नहीं, पहले टॉपिक खत्म करें, रिजल्ट तो आता रहेगा, रिजल्ट तो देख लेंगे। तो बच्चे ज्यादा पुश करने लगे। तो फिर मैं वही 12:40 से मैं टेलीग्राम पे चेक करने लगा, और सब लोग ये लिख रहे थे एनी टाइम एनी टाइम एनी टाइम। तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आपकी हार्ट बीट होती है। तो फिर बच्चों ने बोला कोई बात नहीं सर, हम लोग कल पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे सर, आप रिजल्ट देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं सर। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, तो मैंने 12:45 पे क्लास छोड़ दी, और फिर मेरी क्लास फिर 2:30 से थी, मतलब 2:30 से थी। 1 से 2:30 मेरा फ्री था। तो फिर ये हुआ था रिजल्ट इसमें आ जाएगा। तो फिर मैं अपने रूम चलाया, कोचिंग के बगल में ही है। तो फिर जब मैं आया तो फिर मैं देखा, मैंने तो मतलब रिजल्ट आ ही नहीं रहा था। मैंने कहा क्या करें। फिर मैं लेट गया। फिर इसमें क्या होता है कि कुछ आप अपने जो भी भगवान हैं उनको याद करते हो। जैसे मैं सर शिमला था, तो उसमें जो जाखू मंदिर है शिमला में, तो मैं मतलब काफी अटैच पाता हूँ। हालांकि मैं बहुत मतलब वैसा रिलीजियस पर्सन नहीं हूँ, बट फिर भी एक होता है, अटैचमेंट हो जाता है। तो सर मैंने थोड़ा भजन वजन लगाया हनुमान जी के, और वो सुन रहा था। तो इतने में फिर मेरे एक दोस्त का कॉल आता है कि भाई कांग्रेचुलेशन हो गया तेरा। तो मैंने कहा रैंक, बोला 627। मैंने कहा चलो ठीक है, ओके कोई नहीं। फिर ये हुआ कि चलो, मेरा सर ये था लिस्ट में नाम आ जाए, फिर देख लेंगे, रैंक वगैरह तो बढ़ जाएगी, क्योंकि 3 अटेम्प्ट हैं, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक बात है। ये है कि पहले लिस्ट में नाम तो आए, एक थोड़ा सा तो सर कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर कि नाम आ गया है, चलो कुछ तो आपने कर लिया है। ऐसा नहीं जिसका नाम नहीं है उसने कुछ नहीं किया, ऑब्वियसली बात है, उन्होंने भी अच्छा किया। लेकिन सर बाई लक होता है इसमें। मैं सर ये नहीं बोलूंगा कि नहीं जिसका लिस्ट में नाम है उसके पास नॉलेज ज्यादा है, जिसका नाम नहीं है उसके पास नॉलेज कम, ऐसा नहीं होता। कभी कभी लक होता है, कभी कभी उससे बड़ा लिखा होता है आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में उससे बड़ा लिखा होता है, ये भी हो सकता है। तो फिर सर उसने बताया, फिर मैंने कहा पीडीएफ तो भेजो मेरे पास। तो उसने पीडीएफ भेजी, तो फिर मैंने चेक किया, एंड देन फिर नाम था, तो खुशी हुई। फादर सर मेरे हैं नहीं, तो मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी को बताया। तो माँ का रिएक्शन क्या होता है, रोने लग जाती है कि अच्छा कोई बताइए करके। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी आंखों में भी आंसू थोड़े से आ ही गए थे। बट मैंने अपने को समझा कि मैंने कहा मैं रोने लग जाऊंगा तो उधर और रोना स्टार्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, अच्छा ये करके फिर मैंने अपने बड़े भैया को बताया, फिर बीच वाले भैया को बताया, फिर मैंने अंकल को बताया, क्योंकि उन्होंने मतलब क्लास 1 से लेकर मुझे क्लास 8 तक पढ़ाया है। तो एक तरीके से मतलब भी फादर की तरह भी है, और एक गुरु की तरह भी है। तो फिर मैंने उनको बताया, फिर और आसपास दोस्तों को बताया, फिर मैंने कोचिंग के डायरेक्टर सर को बताया। मैंने कहा सर ऐसी बात, बोले सर आइए सर, ये करते हैं वो करते हैं। तो इस तरीके से फिर मैं कोचिंग गया, वही आधे घंटे बाद जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर सारे बच्चे, सारे टीचर, सारे मतलब डायरेक्टर सर, मतलब फिर वही आप मतलब वही फूल माला वो सब होता है। तो अच्छा लगता है आपको कि मतलब, और बच्चे भी सोचते हैं ना कि हाँ हम एक क्रेडिबल टीचर से पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा बच्चों के मन में भी आता है कि हाँ चलो मेरे सर इतना कर रहे हैं, तो एक मोटिवेशन फील होता है बच्चों को। फिर 2 दिन तो सर लगातार पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स से सर मतलब कि ऐसे करके सर हमारे बच्चों को भी गाइड करिएगा, होता ही है सर। हाँ, सही बिल्कुल होता है। होता है। तो वही अभी 2 दिन से वही चल रहा था। तो फिर कल मैं सर बेंगलोर आया, क्योंकि मेरे काफी सारे दोस्त हैं यहाँ। फिर यहाँ से अभी देखता हूँ, दिल्ली 2-3 दिन के अंदर आता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो अभी तो यू आर हैविंग गुड टाइम्स इन बैंगलोर, यू यस सर, डिजर्व यस। दोस। मौसम भी अच्छा है सर, बैंगलोर का ठीक ठाक है। हाँ। बहुत अच्छा लगा अमित आपसे बात करके। और बिल्कुल जब सर, भी आप दिल्ली गुड़गांव आए तो स्टडी IQ IAS ऑफिस पे आपका वेलकम है। बिल्कुल ठीक है, सर। तो यहाँ पर भी क्लासरूम में बच्चों को आप गाइड कीजिएगा, बताइएगा अपने बारे बिल्कुल में, सर, अपने सर। एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो फिर मिलना होगा आपसे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।